डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वीडियोस की जो सीरीज है इसमें हम गुप्ता एंड गुप्ता का बुक का जो न्यू एडिशन आया 23 में उसके क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। अभी हम सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें हम आज के लेक्चर में क्वेश्चंस कवर करेंगे 161 से लेकर 200 तक। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 में दिया है कि डेप्थ ऑफ फ्लो अगर 1 मीटर है किसी ओपन चैनल में, वेलोसिटी ऑफ फ्लो 2 मीटर पर सेकेंड है, तो एलिमेंट्री वेव है उसकी वेलोसिटी अपस्ट्रीम में क्या होगी। तो पिछला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 160, उसमें हमने फॉर्मूला देखा था कि अपस्ट्रीम में एलिमेंट्री वेव की वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होता है, वहीं पे डाउनस्ट्रीम में ये होता है। तो जस्ट आपको वैल्यूज रखनी है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। कैलकुलेशन में थोड़ा सा है लेकिन ऑप्शंस इतना दूर हैं कि आप इजीली अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हो। जैसे कि 9.8 माइनस 2 हो गया। अब आपको पता है कि इसके 9.8 की जगह अगर 9 होता तो 3 होता इसका स्क्वायर रूट, तो 3 माइनस 2 यानी 1 आता। अभी 9 की जगह 9.8 है, तो 1 से थोड़ी सी जो ग्रेटर वैल्यू है वो आपका आंसर होगा। तो ऐसे में थोड़ा ट्रिक से आप करोगे तो आपका टाइम सेविंग काफी हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162 में पूछा है कि हार्डलिक जंप है उसकी हाइट किसके इक्वल होती है। तो हार्डलिक जंप के केस में दो डेप्थ ऑफ फ्लो होती है। हार्डलिक जंप अकर होने से पहले जो फ्लो हो रहा होता है वो सुपर क्रिटिकल फ्लो हो रहा होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डेप्थ ऑफ फ्लो होगा, और उसके बाद में जो सब क्रिटिकल फ्लो हो रहा होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डेप्थ ऑफ फ्लो होगा, इन दोनों का डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं हार्डलिक जंप की हाइट। और ये तो जो दोनों डेप्थ ऑफ फ्लो है इनको कंजुगेट डेप्थ या सीक्वेंट डेप्थ भी बोला जाता है। अब आपको पता ही होगा कि अगर सुपर क्रिटिकल फ्लो हो रहा है तो जो मेरा फ्राउड्स नंबर है इसकी वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होगी। तो H1 यहाँ पर सुपर क्रिटिकल फ्लो के कॉरस्पॉन्डिंग जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो है, और H2 है वो सब क्रिटिकल फ्लो के कॉरस्पॉन्डिंग जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो है। और इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। FRN1 क्या है, H1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्राउड नंबर है वो। तो इसमें अगर आपको H1 पता है तो आप इसमें H2 निकाल सकते हो। हार्डलिक जंप की हाइट अब S2 और S1 की फॉर्म में हो जाएगी, S2 माइनस S1। एक ऑप्शन यहाँ पर दिया अल्टरनेट डेप्थ का डिफरेंस। अल्टरनेट डेप्थ में होती है ये बेसिकली सेम स्पेसिफिक एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग दो डेप्थ होती हैं, सुपर क्रिटिकल और सब क्रिटिकल वाली, उनको हम अल्टरनेट डेप्थ बोलते हैं। बट कंजुगेट डेप्थ जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हार्डलिक जंप के कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ पर एनर्जी सेम नहीं रहती है। यहाँ पर हार्डलिक जंप में लॉसेज होंगे और दोनों के लिए एनर्जी डिफरेंट होगी, स्पेसिफिक फोर्स सेम होगा। वहीं पे अल्टरनेट डेप्थ है, इनके लिए आपकी जो स्पेसिफिक एनर्जी ई है वो सेम रहता है। तो यहाँ पर आपका आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 163 में दिया है कि कंजुगेट डेप्थ बिफोर एंड आफ्टर द जंप है वो 0.5 मीटर और 2.5 मीटर है। तो लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा हार्डलिक जंप में। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि ये फॉर्मूला होता है। इसको मैं याद रखने की आपको एक हिंट भी बता देती हूँ कि आपको पता है कि y2 ग्रेटर देन y1 होगा, क्योंकि सब क्रिटिकल फ्लो होगा आफ्टर द जंप। तो y2 माइनस y1 लिख लोगे आप। तो ये 1 2 3 नीचे लिख दो 4। अब ऊपर y रेज टू पावर 3 आ रहा है, हमें चाहिए स्पेसिफिक एनर्जी, तो वो तो मीटर की फॉर्म में होगी, उसकी मतलब यूनिट होगी वो मीटर होगी। तो नीचे आप y1 y2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि ऊपर y का क्यूब आ रहा है। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूला को इजीली याद रख सकते हैं। और फॉर्मूला अगर आपको पता है तो फिर तो कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन भी काफी इजी दी है इन्होंने। आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 164 में दी है कि स्पेसिफिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है आपको मीटर केजी पर केजी में एक फ्लो की जिसकी वेलोसिटी 2.22 मीटर पर सेकेंड है और वाई जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो 1 मीटर है। तो ये फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक एनर्जी का। जस्ट आपको वैल्यूज रख देनी है, तो इसको सोल्व करोगे तो आंसर है वो 1.25 मीटर आ जाएगा। यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस में जो मेन चीज होती है वो है कि कैलकुलेशन को आप कैसे हैंडल कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जैक्टली कैलकुलेट करोगे तो काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। वहीं पे आप 9.81 को 10 ले लेते हो और आपको पता है कि इसको 10 लिया, इसकी वजह से आंसर आपका आपका आंसर की जो वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा छोटा है। तो जो आंसर 10 लेने पे कैलकुलेट करने पे 10 लेके कैलकुलेट करने पे जो आंसर आ रहा है उसे एक्चुअल वाला आंसर है वो थोड़ा बड़ा होगा, हायर साइड होगा। तो इससे आप 10 लेके कैलकुलेट कर लो और उसके बाद ऑप्शंस के हिसाब से चेक कर लो कि कौन सा हो सकता है आंसर। इसको सोल्व करने पे ए आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 165 में दिया है कि वैल्यू ऑफ फ्राउड नंबर कितना हो सकता है। तो हमने पिछले इतने सारे क्वेश्चंस में देखा है कि एफ आर है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, लेस देन 1 भी हो सकती है और इक्वल टू 1 भी हो सकती है। क्रिटिकल फ्लो के लिए 1 के इक्वल होगा, सब क्रिटिकल के लिए लेस देन 1 होगा और सुपर क्रिटिकल के लिए ग्रेटर देन 1 हो सकता है। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 166 में दिया है कि प्रेशर कोफिशिएंट है वो प्रेशर फोर्सेस के साथ में दूसरे कौन से फोर्स का रेशियो है। तो प्रेशर कोफिशिएंट होता है, ये रेशियो होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स। इनर्शिया फोर्स है ये रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर होगा और प्रेशर फोर्स है आपका पी जो प्रेशर इंटेंसिटी है इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा और इस तरीके से आ जाएगा आपका इन दोनों का रेशियो। और इसका अगर जो टर्म यहाँ पे आ रही है इसका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो उसको हम आइलर्स नंबर से मतलब आइलर्स नंबर बोलते हैं उसको। जैसे कि रेनॉल्ड्स नंबर था वो विस्कस फोर्स और इनर्शिया फोर्स का रिलेशन था, उसी तरीके से आइलर्स नंबर है वो ये प्रेशर फोर्स और इनर्शिया फोर्स का रेशियो है। और इन दोनों के जो फोर्सेस का रेशियो है उसका स्क्वायर रूट लेने पे हमें जो नंबर मिलता है उसको हम आइलर्स नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, इनर्शिया फोर्स है इसके साथ में। क्वेश्चन नंबर 167 में दिया है कि नॉन डायमेंशनल पैरामीटर कौन सा है, यहाँ पर ऑप्शंस में जो दिए हैं इनमें से। तो काफी सिंपल सी है, सारी टर्म्स का आप निकाल लोगे। स्पेसिफिक वेट अगर आप देखो तो फोर्स अपॉन वॉल्यूम, तो ऑब्वियसली इसकी डायमेंशन आएगी। फोर्स की एम ए होता है तो एम एल टी माइनस टू अपॉन एल क्यूब। उसके बाद मैनिंग्स कोफिशिएंट की अगर आप देखोगे तो 1/n r raised to power 2/3 s raised to power 1/2। काफी बार जल्दीबाजी में स्टूडेंट्स इस तरीके से कर देते हैं कि ये चेजिस और मैनिंग्स कोफिशिएंट है, तो ये तो कोफिशिएंट है, ये नॉन डायमेंशनल हो गए, बट आपको केयरफुल रहना है, ये दोनों ही डायमेंशनल कोफिशिएंट है। इस टाइप के इक्वेशन को अगर आप कहीं अप्लाई करते हो तो आपको स्टैंडर्ड जो यूनिट्स है उसी में अप्लाई करना होता है, क्योंकि सी और एन है ये भी डायमेंशन पे डिपेंड करेंगे, जो कि नॉर्मली बाकी जो हमारी डिराइव्ड इक्वेशन होती है उनमें नहीं होता है। तो यहाँ पे एन की भी डायमेंशन आएगी, आप इससे निकाल सकते हो कि आर है की जगह एल रख दोगे, एस है ओब्वियसली डायमेंशन लेस होगा स्लोप है तो, और वी है वेलोसिटी उसकी पता ही है। तो यहाँ से हमारे पास आ गई इसकी भी डायमेंशन की एन है वो भी डायमेंशनल होगा। अब एंगुलर वेलोसिटी के लिए अगर हम देखें तो हमें पता है कि ये होता है 2π/t, तो 2π तो डायमेंशन लेस है, t का ऊपर जाएगा तो t-1 हो जाएगा, यानी ये भी डायमेंशनल है। फोर्थ ऑप्शन जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो ऐसा है जो कि नॉन डायमेंशनल है, क्योंकि इसमें ऊपर भी मास डेंसिटी आता है नीचे भी मास डेंसिटी आता है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168 में दिया है कि ऑप्शंस में दिए हैं इनमें से कौन सा नोट है मतलब कौन सा नहीं है नॉन डायमेंशनल नंबर। इस टाइप के क्वेश्चंस में ज्यादातर कुछ मुश्किल नहीं पूछा होता है, बट सिली मिस्टेक्स होती हैं। नोट ए नॉन डायमेंशनल यानी आपसे फाइनली क्या पूछना चाह रहा है, कौन सा नॉन डायमेंशनल नहीं है यानी कौन सा डायमेंशनल है। तो कौन सा डायमेंशनल है वो आपको चेक करना है। फॉरवर्ड नंबर हमें पता है दो फोर्सेज का रेशियो है, नॉन डायमेंशनल होगा। एच एफ इज इक्वल टू एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 होता है। तो यहाँ पर भी अगर आप इसको चेक करोगे तो ऊपर नीचे दोनों साइड की डायमेंशन है वो सेम आएंगी। ऊपर एल है इसका एल हो जाएगा, वी का एल t-1 इसका स्क्वायर t-1 इसका स्क्वायर, वहीं पे नीचे डिवाइड में आप लोगे जी का होगा एल t-2 इंटू डी, और जी का एल t-2 हो गया डी हो गया। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एल स्क्वायर t-2 आएगा और नीचे भी एल स्क्वायर t-2 आ रहा है, यानी आपका एफ है ये भी नॉन डायमेंशनल है। चेजिस कोफिशिएंट हमें पता है कि डायमेंशनल होता है तो सी होगा आंसर। मैक नंबर भी रेनॉल्ड्स नंबर के जैसे ही है, रेशियो लेते हैं फोर्सेस का, तो ऑब्वियसली ये भी नॉन डायमेंशनल होता है। क्वेश्चन नंबर 169 में पूछा है कि प्रेशर ग्रेडियंट है dp/dx किसी फ्लूइड में, तो उसके लिए की डायमेंशंस क्या होगी। तो ऑब्वियसली del p/del x है, इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। p होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की होता है ये F1 L1 t-2 अपॉन एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई मतलब डिस्टेंस है डेल्टा एक्स, तो इसका एल हो जाएगा। तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो m1 एल का यहाँ पे L1 अपॉन L3, तो L-2 होगा और t-2 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शंस में देखें आपका तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 में दिया है कि यहाँ पर जो क्वांटिटीज दी हैं इनमें से डायमेंशनलेस कौन सा है। तो यहाँ पर ये जो दिया है इसमें आप सबके डायमेंशंस लिख लोगे। एफ है उसकी ऑब्वियसली एम ए होती है तो m1 L1 t-2, डेंसिटी का m अपॉन L raised to power -3, डायनेमिक विस्कोसिटी है ये न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है। तो आप फोर्स की यूनिट लिखोगे m1 L1 t-2 इंटू टी डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, यानी ये आपका आ जाएगा m1 L-1 t-1। और अब आप इसमें सारे ऑप्शंस के लिए चेक करोगे कौन सी ऐसी है जिसमें कि m0 L0 t0 आ रहा है। तो ऑप्शन 1 का कैलकुलेट करने पे कुछ डायमेंशन आ रही है, यानी ये डायमेंशनलेस नहीं होगा। बी का कैलकुलेट करोगे तो अगेन इसमें भी डायमेंशन आ रही है। तो सी के लिए अब हम कैलकुलेट करेंगे।
सी के लिए कैलकुलेट करोगे तो ऊपर नीचे की डायमेंशंस कैंसिल हो रही हैं और आपका जो डायमेंशन आ रही है इस टर्म की वो M0 L0 T0 आ रही है, यानी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप डीबी की भी कर सकते हो और डी की करोगे तो ऑब्वियसली उसकी भी कुछ ना कुछ ये इस तरीके से डायमेंशन आएगी। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 171 में दिया है कि फ्राउड नंबर है वो किसका रेशियो होता है। तो हम काफी बार पढ़ चुके हैं, रेशियो होता है इनर्शिया फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्सेस का। और कहाँ पर ये इंपॉर्टेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है जहाँ पर ओपन चैनल फ्लो हो रहा है, जैसे कि फ्री वाटर सरफेस जहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, जहाँ पे जो फ्लो होता है वो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण होता है, क्योंकि ये हमारा चैनल है, इसका बेड है, ये हमेशा स्लोपिंग होगा। तो इसमें जो टोटल वेट एक्ट कर रहा है उसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा और जिसके कारण हमारा फ्लो हो रहा है। जबकि अगर हम पाइप फ्लो की बात करें तो उसमें सेम ऐसा नहीं है, उसमें ये भी हो सकता है कि पाइप हॉरिजॉन्टल हो और उसमें फ्लो हो रहा हो, क्योंकि उसमें जो फ्लो होता है वो प्रेशर के कारण होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 172 में दिया है कि फिजिकल क्वांटिटी जो इन्वॉल्व है किसी फ्लूइड फिनोमिना में, डिस्चार्ज क्यू, डायमीटर डी, एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी जी, डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू और डेंसिटी रो है। और इसी के साथ में मतलब ये सब है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ 5 पैरामीटर्स नीडेड होंगे में इस फंक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट यहाँ पर डायमेंशंस आ रहे हैं और टोटल जो वेरिएबल्स हैं उनमें से नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायमेंशंस को हम घटा देंगे, तो हमारे नंबर ऑफ पाई डायमेंशनल ग्रुप हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे डिस्चार्ज की बात करेंगे तो इसमें LOT आ रहा है, इसमें L आ रहा है, इसमें LT आ रहा है, इसमें MLT आ रहा है, इसमें ML आ रहा है, यानी डायमेंशंस क्या हो गई आपकी MLT। तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पर आपके 1 2 3 4 5 हैं और जो फंडामेंटल डायमेंशंस इन्वॉल्व हैं यहाँ पे वो MLT हैं। तो 3 यहाँ पर आपकी फंडामेंटल डायमेंशंस है और 5 वेरिएबल्स हैं, तो 5 माइनस 3 आपका 2 आ जाएगा, वो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका मास वाला नहीं होता, जैसे डायनेमिक विस्कोसिटी इनमें मास आ रहे हैं, अगर ये नहीं होते, ये वाली टर्म भी नहीं होती और ये भी नहीं होती, तो उस केस में आपका जो ये m की वैल्यू है वो 2 ही हो जाती है, क्योंकि अब l और t दो ही फंडामेंटल डायमेंशंस है। क्वेश्चन नंबर 173 में दी है कि एक 1:1 स्केल का मॉडल है हार्बर का, तो उसमें टाइम का जो होगा कोरस्पॉन्डिंग टू प्रोटोटाइप वो क्या होगा, अगर टाइडल पीरियड है वो 12 आवर्स है। मतलब 1:100 स्केल का मॉडल है, यानी एक्चुअल में जो डायमेंशन आपकी 100 मीटर है उसको आप मॉडल में 1 मीटर से रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो आपका अगर एक्चुअल में टाइम ड्यूरेशन है वो टाइडल का 12 आवर है, जो कि होता है ऑब्वियसली टाइडल पीरियड। तो मॉडल आपका उसका टाइडल पीरियड क्या रखोगे आप। तो यहाँ पे हम फ्रॉड लॉ से अप्लीकेबल होगा, क्योंकि ओपन चैनल सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्सेज और इनर्शिया फोर्सेज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये FR का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आपको पता ही है, V वेलोसिटी होती है, L कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है और G है वो एक्सेलरेशन है। अब यहाँ पर एक चीज में काफी कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, जो स्मॉल जी है उन्हें लगता है कि इसकी भी हमें डायमेंशन ले लेनी चाहिए, L T⁻²⁻²। तो देखो, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, आप मॉडल पे और है आपका, और जो प्रोटोटाइप है दोनों पे सेम ही लग रहा होगा। आप कोई मून पे ले जाएंगे तो एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे कि जी की वैल्यू डिफर कर जाएगी, तो इसलिए हमेशा जी दोनों साइड कैंसिल हो जाता है और जी के डायमेंशन यहाँ पे नहीं आते हैं। तो जी दोनों साइड सेम है, Vm/Lm Vp/Lp। अब यहाँ से मैंने क्या किया, इन दोनों का रेशियो ले लिया, तो मेरा वेलोसिटी रेशियो आ गया इज इक्वल टू रूट LR। LR क्या है, मेरा लेंथ का रेशियो है, बेसिकली Lm/Lp है। तो ये इधर आ गया, इधर आएगा, तो Lm/Lp जो है इसका स्क्वायर रूट है, ये मेरा LR का स्क्वायर रूट आ गया। तो V और L में तो रिलेशन निकाल लिया, बट मुझे एक्चुअल में किस किस में रिलेशन चाहिए, L और T में चाहिए। तो L और T में रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें T पता है कि T L/V होता है, तो L का तो रेशियो होगा वो LR हो जाएगा, और VR की जगह पे मैं रूट LR लिख दूंगी। VR की जगह को फिर रूट LR लिखेंगे तो TR हमारा ये आ जाएगा। क्या किया हमने, सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाया, तो वेलोसिटीज का रेशियो निकाल लिया, वेलोसिटी रेशियो को निकाल लिया हमने लेंथ रेशियो की फॉर्म में, और उसके बाद हमने ये इक्वेशन लगाई, यहाँ पे v को हमने अगेन लेंथ की फॉर्म में रखा, तो आपका टाइम और लेंथ के बीच में रिलेशन आ गया है। और अब तो आप इजीली निकाल ही सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो प्रोटोटाइप है उसके लिए टी की वैल्यू 12 आर है और आपको निकालनी है मॉडल के लिए। तो इसमें यहाँ पर आप रिप्लेस करोगे, मैं इसको थोड़ा इस तरीके से लिख देती हूँ, Tm/Tp इज इक्वल टू Lm/Lp। तो Tm/Tp, Tm निकालना है, Tp कितना है आपका 12 आर है, इज इक्वल टू
LM अपॉन LP, LM आपका है 1 तो LP आपका 100 है, तो 12/100 यानी 1.2 आ जाएगा। ये सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, रिक्वायर्ड नहीं था। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व करोगे तो 1 आर 12 मिनट्स, या आर में आपके ऑप्शंस हैं तो आप डायरेक्टली आर में रख लोगे 1.2 आर, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 174 में दिया है कि रेजिस्टेंस आर है, जो मोशन में जो रेजिस्टेंस मिलता है स्फीयर को, अगर वो फ्लूइड के थ्रू मूव कर रहा है, वो आर है, वो फंक्शन है रो का, ईटा का, आर का और न्यू का। तो नंबर ऑफ पाई पैरामीटर्स नीडेड होंगे वो क्या होंगे? तो जैसा पीछे हमने एक क्वेश्चन किया, हम लिख लेंगे पहले सबकी डायमेंशंस, ताकि हमें पता चल जाए कि टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस कितने इन्वॉल्व हैं। रेजिस्टेंस है, ये क्या फोर्स, यहाँ पे फोर्स की बात हो रही है, तो ये mLt-2 हो जाएगा। डेंसिटी का आपने लिख लिया। विस्कोसिटी है, ये न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है, तो उससे आपने इसको भी लिख लिया। m1 l-1 t-1 होता है, इसका रेडियस का लिख लिया और इसका लिख लिया। तो इसमें कितनी फंडामेंटल डायमेंशंस आ रही है? m आ रहा है, l आ रहा है, t आ रहा है, यानी 3 फंडामेंटल डायमेंशंस यहाँ पे हैं। टोटली यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं? 3 to 5 है, 5 यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, 3 फंडामेंटल डायमेंशंस, तो 5 - 3 आपका 2 आ रहा है। तो 2 नंबर आपका होगा पाई पैरामीटर्स जो कि रिक्वायर्ड होंगे इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175 में दिया है कि सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या होगी? तो आपको पता ही है सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। तो आप इजीली इसकी डायमेंशन निकाल सकते हो। फोर्स की आपको पता है m1 l1 t-2 होती है, लेंथ की l होती है, तो रख दो इस इक्वेशन में, आपका आंसर आ जाएगा m1 l0 t-2, यानी सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 176 में यहाँ पर 4 इक्वेशंस दी हैं चारों ऑप्शन में, और पूछा है कि कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो कि डायमेंशनली होमोजीनियस है। तो डायमेंशनली होमोजीनियस इक्वेशन होने का मतलब ये है कि जो कांस्टेंट है उनको आप डायमेंशनलेस मानोगे, और बाकी जो टर्म्स आ रही हैं उनका लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में आप कंपेयर करोगे, और आपकी जो डायमेंशंस आ रही हैं एम की, एल की, टी की, वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम होंगी, यानी आपकी इक्वेशन है वो डायमेंशनली होमोजीनियस है। अब यहाँ पे इसके लिए अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको दिख रहा होगा इजीली कि सेम नहीं आएंगी। अगर हम एन को डायमेंशनलेस लेते हैं तो इसमें भी नहीं आएंगी, हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। इसको थोड़ा सा अगर और आप चाहते हो मैं एक्सप्लेन करूँ तो l/t आ जाएगा इधर, और इधर क्या आएगा l⁻²/2/3, तो ऑब्वियसली दोनों साइड का सेम नहीं है। इस वाली इक्वेशन को अगर आप लिखोगे तो ये डायमेंशनली होमोजीनियस है, क्योंकि P है, ये प्रेशर है, तो इसका होगा प्रेशर है, ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का मेरा होता है m1 l1 t-2, इसमें डिवाइड कर दिया मैंने l2 से, तो m1 l-1 t-2, ये P का आ गया आपका, मतलब आपकी ये लेफ्ट हैंड साइड का आपका डायमेंशन आया है। अब राइट हैंड साइड का अगर आप कैलकुलेट करोगे तो म्यू है, ये डायनेमिक विस्कोसिटी है, इसका हमें पीछे देख चुके हैं, या फिर आप निकाल भी सकते हो, ये होता है। उसके बाद v का होता है l t-1, l का होगा l और d का होगा l स्क्वायर। तो इसको अगर आप ये राइट हैंड साइड कर रहे हैं हम, कौन सी वाली इक्वेशन है? सी वाली की। तो m1 आएगा, l है इसका -1 और ये 1, तो l का स्क्वायर नीचे एक l2 ये आ रहा है, ये l2 ऊपर आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो l-1 बचेगा। t में देखें तो -1 यहाँ पे है, -1 यहाँ पे है, तो t-2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की जो इक्वेशंस है, मतलब जो टर्म है इक्वेशन में, उनकी डायमेंशन है वो सेम आ रही है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी के लिए भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो एनएस है वो स्पेसिफिक स्पीड है, एच है वो हेड है, पी है वो पावर है, तो ये यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की दोनों की सेम नहीं आएंगी आपकी, तो यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 177 में दिया है कि इनर्शिया फोर्स के साथ में कौन सा यहाँ पर फोर्स है जो कि इंपॉर्टेंट होगा सबमेरीन्स अंडर वाटर फ्लो कर रहे हैं उनके लिए। तो सबमेरीन्स के लिए आपका सरफेस टेंशन इंपॉर्टेंट नहीं होगा, रीजन बीइंग कि सरफेस टेंशन सरफेस पे लगता है और आपकी सबमेरीन है वो अंडर द मतलब जो फ्री वाटर सरफेस है उसके नीचे चलते हैं काफी डेप्थ पे। किस इनर्शिया फोर्स तो दे ही दी है, इसके साथ में ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स शिप वगैरह के लिए, ओपन चैनल फ्लो के लिए वहां पर एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे होगा वो विस्कस फोर्स होगा, क्योंकि जो वाटर है, फ्लोइंग वाटर है शिप के सबमेरीन के अराउंड, वो एक ड्रैग फोर्स लगाएगा, और इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, इसको कंसीडर करना। क्वेश्चन नंबर 178 में पूछा है कि यहाँ पर जो सिचुएशंस दी हैं ऑप्शन में, इनमें से विस्कस फोर्सेस कहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है।
फर्स्ट में दिया है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, अगर क्लोज्ड पाइप में फ्लो हो रहा है, तो हमने पिछले जो भी पाइप फ्लो के हमने क्वेश्चंस किए पीछे, हमने देखा कि वहां पर ज्यादा फॉर्मूले में विस्कोसिटी आ रहा था। और इसी के साथ में हमें पता है कि पाइप फ्लो के केस में इंपॉर्टेंट होते हैं वो दो ही मेन फोर्सेस होते हैं, फ्रिक्शन विस्कस फोर्सेस और इनर्शिया फोर्सेस। वहीं पे एरोप्लेन के अगर मोशन की अगर हम बात करें, तो एरोप्लेन के मोशन में एक जो रेजिस्टेंस उसको मिलता है वो ड्रैग फोर्स के कारण मिलता है। और ड्रैग फोर्स किस लिए लगता है? विस्कोसिटी के कारण लगता है, क्योंकि फ्लूइड आपका विस्कस है, इसलिए ड्रैग फोर्स लगेगा वहां पे। तो यहाँ पर भी विस्कोसिटी इंपॉर्टेंट है। कैपिलरी वेव इन चैनल्स है, यहाँ पर आपके सरफेस टेंशन फोर्सेज इंपॉर्टेंट होते हैं। जहां पर भी कैपिलरी ट्यूब या कैपिलरी वेव की बात हो रही है, वहां पर सरफेस टेंशन फोर्सेज इंपॉर्टेंट होते हैं, विस्कस फोर्सेज नहीं होते हैं। तो इसे यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 179 में दी है कि वॉल्यूम फ्लो रेट्स हैं, उनका दो डायनेमिकली सिमिलर सिस्टम है जो कि 4 नंबर से गवर्न हो रहे हैं। उस केस में यहाँ पर जो क्यू है बेसिकली वॉल्यूम फ्लो रेट, उनका रेशियो क्या होगा? क्यू आर क्या होगा? बेसिकली एल के फॉर्म में, मतलब एल आर के फॉर्म में। तो यहाँ पे तो वैसे दे दिया है इन्होंने, जी आर इज इक्वल टू 1 ले लेना है, यानी जी एम और जी पी आपको सेम लेना है। बट वैसे भी इसमें यहाँ पर जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं और जो भी क्वेश्चंस होते हैं, अगर मैंने से नहीं भी किया है, तो आप जी दोनों का सेम लोगे, आप जी को एल टी की फॉर्म में नहीं रखोगे। रीजन बीइंग कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अर्थ पे कर रहे हो, तो आपके मॉडल और प्रोटोटाइप पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है वो दोनों केस में सेम है। यहाँ पर अब फ्राउड नंबर है वो एफ आर इज इक्वल टू वी अपॉन रूट जी एल होता है, हमें पता है। और यहाँ से हमारा आ जाता है कि वी आर है वो एल आर के रूट के इक्वल होगा। ये पिछले क्वेश्चंस में हम काफी बार कर चुके हैं। और यहाँ पर मैं आपको एडवाइस करूंगी कि अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो सीरीज में करो। काफी बार एक कंसेप्ट पिछले क्वेश्चंस में आ जाता है, तो फिर बाद में क्वेश्चंस में आता है, तो ऑब्वियसली मैं उसको इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो यहाँ पे एक तो ये आ गया। दूसरा, अब यहाँ पे हमें पूछा है कि क्यू का रेशियो, तो क्यू हमें पता है ए इंटू वी होता है, क्यू इज इक्वल टू ए इंटू वी होता है, तो ए को मैं एल आर स्क्वायर लिख सकती हूँ। और वहीं पे वी मेरा यहाँ से आ रहा है वी आर इज इक्वल टू रूट एल आर, तो यहाँ पर मैं इसको एल आर से मल्टीप्लाई करूंगी, तो क्यू आर मेरा आ जाएगा एल आर रेज टू पावर 5/2, 2.5 आएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180 में दिया है कि फाई कोई फंक्शन है वी रो म्यू एल का, तो इसमें कौन सा पाई पैरामीटर पॉसिबल है? डायमेंशनलेस पाई पैरामीटर जो होते हैं ऑप्शंस में दिए, इनमें से कौन सा पॉसिबल है? तो स्टैंडर्ड तरीका तो इसका ये होता है कि ये चारों का फंक्शन है, पांचों का फंक्शन है। तो इसमें हम कोई 3 वेरिएबल्स सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि एम एल टी तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा हो। एम एल टी तीनों को क्यों चाहिए? क्योंकि इनमें हमारा एम भी आ रहा है, फोर्स में आएगा एम, एल भी आएगा, फोर्स में भी आ गया, वी में भी आएगा। इसी तरीके से टाइम भी आएगा, टाइम फोर्स वाले में भी टी की पावर कुछ आएगी, वेलोसिटी वाले में भी टी की पावर कुछ आएगी, म्यू में भी टी की पावर कुछ आएगी। तो हमें एम एल टी तीनों को रिप्रेजेंट करने वाले रिपीटिंग वेरिएबल्स सेलेक्ट करने हैं। तो हमने टाइम के लिए ये ले लिया, मास के लिए ये ले लिया, वेलोसिटी के लिए ये ले लिया। उसके बाद हम इस तरीके से लिख लेते हैं। और पाई है वो डायमेंशनलेस है, यानी पाई की एम जीरो होगी, एल जीरो होगी और टी जीरो होगी। तो आप यहाँ पे अब वैल्यूज रख देंगे। एफ की ये होती है डायमेंशन, वी की ये होती है, रो की ये होती है, एल की ये होती है। इसको हम एम की टाइम को एम की जो पावर है उनको अगर कंबाइंड करेंगे तो एम 1 प्लस बी आएगा, इसमें एल 1 प्लस ए माइनस 3 बी प्लस सी आएगा, और इसमें टी में आएगा। तो अब डायमेंशन लेस के लिए इन सब की वैल्यू जीरो होगी, ये भी जीरो होगा जो एम की पावर में आ रहा है, एल की पावर में आ रहा है वो भी जीरो होगा, और टी की पावर में आ रहा है वो भी जीरो होगा। तो 3 आपके पास इक्वेशंस हैं, 3 आपके पास अननोन है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। बट ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इस तरीके से करने के बजाय मुझे जो लगता है कि आप डायरेक्टली जो ऑप्शंस में दिए हैं उनकी डायमेंशन कैलकुलेट कर लो अगर, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एक उसमें ऐसा होगा जो डायमेंशन लेस होगा, बाकी की कुछ ना कुछ डायमेंशन आ रही होगी। तो ऑब्वियसली जो डायमेंशन लेस है वो करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आप इसको अगर सोल्व करोगे पूरा, तो सी है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। इसमें एम जीरो एल जीरो टी जीरो है, ये डायमेंशन लेस नंबर है। क्वेश्चन नंबर 181 में दिए है कि ऑप्शंस में जो दिए हैं इनमें से कौन सी ऐसा है जिनमें कंप्लीट सिमिलरिटी एग्जिस्ट करती है मॉडल और प्रोटोटाइप में। तो यहाँ पे देखते हैं हम सॉल्यूशन। सबसे पहले तो फ्राउड नंबर और रेनॉल्ड्स नंबर दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो मॉडल और प्रोटोटाइप का फ्राउड नंबर भी सेम होगा और रेनॉल्ड्स नंबर भी सेम होगा। तो आर ई एम आर ई पी के इक्वल होगा, एफ आर एम एफ आर पी के इक्वल होगा। अब फ्राउड नंबर के लिए हमें पता है वी अपॉन रूट जी एल होता है, तो हमने ये इक्वेशन लिखी और यहाँ से हमारा वी आर इक्वल आ गया रूट एल आर के, जो कि हमने पिछले भी काफी सारे क्वेश्चंस में निकाला है ये चीज। जी यहाँ पे दोनों जगह सेम होता है क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं हमारा धरती पे ही कर रहे हैं,
तो जी जो एक्ट कर रहा है वो दोनों मॉडल और प्रोटोटाइप के लिए सेम रहेगा, इसलिए हम जी को एल और टी की फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं। रेनॉल्ड्स नंबर की अगर हम बात करें तो म्यू वी डी अपॉन रो होता है बेसिकली विस्कोसिटी, और इसमें रो अपॉन म्यू को मैं न्यू लिख सकती हूँ, तो डी की जगह मैंने एल लिख लिया तो वी एल अपॉन न्यू आ गया। ये मॉडल के लिए है, प्रोटोटाइप के लिए है। तो यहाँ से मैंने वेलोसिटी रेशियो इंटू लेंथ रेशियो निकाला, ये इक्वल आ गया विस्कोसिटी का जो रेशियो है उसके। वी एम अपॉन वीपी को बेसिकली मैंने वी आर लिख दिया, एल एम अपॉन एल पी को एल आर लिख दिया, और न्यू एम अपॉन न्यू पी को न्यू आर लिख दिया। तो यहाँ से मेरा वेलोसिटी में ये रिलेशन आ गया। अब मैं इन दोनों को कंबाइंड करूं अगर, तो यहाँ से मुझे पता है वी आर इसके इक्वल है, बट रेनॉल्ड्स नंबर कहता है कि वी आर इसके इक्वल होना चाहिए, यानी मेरी ये वाली टर्म और मेरी ये वाली टर्म इक्वल होंगी। तो मैंने इनको इक्वल कर दिया, जो वी आर के इक्वल में आ रही हैं, इनको इक्वल करने से मेरा वी आर आ गया एल आर रेज टू पावर 3/2, यानी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाए। क्वेश्चन नंबर 182 में दिया है कि शिप का मॉडल है जिसका स्केल रेशियो 1:100 है, वेव रेजिस्टेंस 1 kg है, डिजाइन स्पीड के लिए जो शिप की डिजाइन स्पीड है उसके लिए जो शिप का मॉडल है उसका रेजिस्टेंस है वो 1 kg है, और कोरस्पॉन्डिंग वेव रेजिस्टेंस आपका प्रोटोटाइप में पूछा गया है। तो रेजिस्टेंस आपको पता है कि ड्रैग फोर्स होता है, जो शिप को मूवमेंट के जो रेजिस्ट कर रहा होता है वो फोर्स। तो ड्रैग फोर्स जो है वो हमें पता है एफ डी इज इक्वल टू होता है रो ए वी स्क्वायर, तो इससे हम रिलेशन निकालेंगे। लेकिन मुझे ये भी पता है कि शिप के केस में ग्रेविटेशनल फोर्सेस इंपॉर्टेंट होते हैं, और फ्रॉड नंबर है मेरा मॉडल और प्रोटोटाइप का सेम रहेगा। तो दूसरी कंडीशन मेरे पास ये आ गई, वाई की जगह एल लिख देते हैं हम यहाँ पे, ये है ये मॉडल का, अगर मैं इस तरीके से लिखूं, और प्रोटोटाइप का सेम होंगे तो प्रोटोटाइप के लिए मैं इस तरीके से लिख देती हूँ। हालांकि ये चीज़ हम पहले भी काफ़ी बार कर चुके हैं। तो यहाँ से मेरा रिलेशन आता है कि मेरा वी आर इक्वल होगा वी एम अपॉन वीपी, ये इक्वल होगा एल आर के रूट के। अब यहाँ पे v है, इसको मैं इससे रिप्लेस करूंगी, और a मेरा एल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से रो दोनों के लिए सेम रहेगा, क्योंकि हमारा जो मॉडल है उसको भी हम वाटर में ही मूव करा रहे हैं, क्योंकि कुछ मेंशन किया नहीं है कि क्या हम उसको वाटर के अलावा किसी और फ्लूइड में मूव करा रहे हैं। तो मॉडल को जहाँ हम मूव कर रहे हैं वो भी वाटर है, और ऑब्वियसली शिप तो पानी में समुद्र में ही चलेगा। तो यहाँ पे एफ डी मेरा अब आ जाएगा एल आर स्क्वायर, जो ए की वजह से आ रहा है, और रूट एल आर है यहाँ पे वी आर के इक्वल, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी एल आर आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे ये इक्वेशन मिल गई कि मेरा आर आर है जो रेजिस्टेंस है, जो मैं एफ से डिनोट कर रही हूँ उसी को यहाँ पे आर से लिखा है, ड्रैग फोर्स को रेजिस्टेंस लिखा है। तो आर आर मेरा इक्वल होगा एल आर रेज टू पावर 3 के। यहाँ पर जस्ट आपको अब वैल्यूज रखनी है, एल आर आपका 1/100 है, तो आप प्रोटोटाइप के लिए फोर्स निकाल लोगे, वो 1/100 रेज टू पावर 3, आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 183 में दिया है कि यहाँ पर जो सिचुएशंस दी है ऑप्शन में, इसमें इनर्शिया फोर्स है वो कहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो कहीं स्पिलवे से ऊपर से अगर फ्लो हो रहा है, स्पिलवे क्रेस्ट के ऊपर से, तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्सेज और इनर्शिया फोर्सेज इंपॉर्टेंट होंगे। ओपन चैनल फ्लो अगर ट्रांजेक्शन के में है, ओपन चैनल फ्लो में, तो वहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फोर्सेज और इनर्शिया फोर्सेज इंपॉर्टेंट होंगे। अगर लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब से फ्लो हो रहा है तो उस केस में आपके सरफेस टेंशन वाले फोर्सेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 184 में पूछा है कि हमें शिप के रेजिस्टेंस निकालना है, शिप के मोशन के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है उसका अगर हमें मॉडल करना है तो बेसिक सिमुलेटेड क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो शिप के केस में इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं हमारे रेनॉल्ड नंबर और फ्राउड नंबर। रेनॉल्ड नंबर है ये विस्कस फोर्स है, जो ड्रैग फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है उसको लिए इंपॉर्टेंट है, और वहीं पे जो सरफेस वेव्स बन रही हैं उनके साथ में शिप कैसे इंटरेक्ट करेगा, वो कैसे उसे अफेक्ट करेंगी, इन सबको कंसिडर करता है फ्राउड नंबर। तो यहाँ पर आंसर होगा वो रेनॉल्ड्स नंबर और फ्राउड नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, जिसमें दिया है ऑप्शन सी में, ये करेक्ट हो जाएगा। वेबर्स लॉ है, ये इंपॉर्टेंट होता है जहाँ पर सरफेस टेंशन फोर्सेज इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 185 में दिया है कि कैविटेशन की कॉजेज क्या हैं। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा कैविटेशन को समझते हैं। कहीं पे भी फ्लूइड फ्लो की किसी भी प्रॉब्लम में कहीं पे वेपोराइजेशन होने लग गया, अगर फ्लूइड का वेपोराइजेशन कब होने लग जाता है, एक तो आपने नॉर्मल देखा ही होगा, अगर हम हीट करते हैं, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उस केस में जो वाटर है वो वेपर की फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। बट दूसरा ये भी हो सकता है कि हम जो प्रेशर है उसको हम इतना कम कर दें कि नॉर्मल टेम्परेचर पे ही वाटर है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो फ्लूइड मैकेनिक्स में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर आपका जो प्रेशर है वो वेपर प्रेशर से कम हो गया है, तो उस केस में नॉर्मल टेम्परेचर पे ही आपका वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। उससे क्या होगा, कैविटेशन होगा। उससे कैविटेशन कैसे होता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के कारण बबल्स बनेंगे, बेसिकली गैस फॉर्म में अब तो बबल्स बनेंगे। वो बबल्स आगे मूव होते होते कहीं पे हाई प्रेशर जोन में जाके बस्ट होंगी। बस्ट होंगी तो जैसे कि ये बबल है, ये बस्ट हो रही है, तो इसके आसपास जो भी फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे आना चाहिए। तो ये पार्टिकल्स यहाँ पे अटैक करते हैं, यहाँ पर आना चाहते हैं, और इसके कारण जो सरफेस है उसमें छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं, और जिसको हम बोलते हैं कैविटेशन। तो ये डेंजरस है, बहुत ज्यादा वियर एंड टेयर कॉज करेगा, तो ये हम अवॉइड करते हैं। तो सबसे ज्यादा हमें एक तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये कि कहीं पर भी प्रेशर है वो वेपर प्रेशर से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा ही होना चाहिए, ताकि वाटर वेपर में कन्वर्ट ही ना हो। दूसरा, अब जैसे कि ये वाली जो बर्नौलीज इक्वेशन है वो तो सबने पढ़ी ही है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल पाइप की बात कर रही हूँ तो जेड तो मेरा सेम होगा हर एक पॉइंट पे, बट अगर कहीं पे पाइप में फ्लो हो रहा है और मैंने पाइप के डाया को कम कर दिया है तो मेरी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये वेलोसिटी हेड बढ़ेगा। वेलोसिटी हेड बढ़ेगा, बट सम तो कांस्टेंट रहता है, ये बर्नौलीज थ्योरम कहती है। तो सम तो कांस्टेंट रहता है, जेड भी चेंज नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली पी अपॉन डब्ल्यू को चेंज होना होगा, और पी अपॉन डब्ल्यू की वैल्यू डिक्रीज होगी। प्रेशर हेड आपका डिक्रीज होगा अगर वेलोसिटी हेड बढ़ रहा है तो हमें समझ आ गया कि पंप की स्पीड हाई होगी तो वेलोसिटी हेड हाई होगा, और वेलोसिटी हेड हाई होगा तो प्रेशर हेड कम होगा। तो एक तो यहाँ पर हमें कंडीशन समझ आ गई कि हाई पंप स्पीड अगर होगी, हाई पंप स्पीड अगर कहीं पे भी होगी तो वो कॉज कर सकती है कैविटेशन को। दूसरा क्या है कि पंप जहाँ पे लगा है वो टैंक में से नीचे से पानी उठा रहा है, तो वहां पर उसमें एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है। नेगेटिव प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, जब प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम होता है तो उसको हम वैक्यूम प्रेशर या नेगेटिव प्रेशर बोलते हैं। तो वहां पर नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है जिसके कारण लिफ्ट हो पाता है फ्लूइड, नीचे टैंक में से पंप तक पहुंच पाता है, और ये जितना हाइट से लिफ्ट हो रहा है इसको बोला जाता है सक्शन हेड। अब आपको पता है कि ये प्रेशर है, ये नेगेटिव प्रेशर है, ये प्रेशर जो सक्शन हेड को अगर मैं पीएस से डिनोट करूं तो ये जो होगा एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम होगा यहाँ पे। अब अगर इसकी वैल्यू हाई होगी, यानी नेगेटिव हेड आपका बहुत ही ज्यादा है, तो उस केस में हो सकता है कि आपका ये पीएस है, ये पीवी के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए और वेपोराइजेशन स्टार्ट हो जाए, जिसके कारण फर्दर कैविटेशन होगा। तो यहाँ पे हाई पंप स्पीड और हाई सक्शन लिफ्ट दोनों ही कॉज है इस चीज की। ये एक्सप्लेनेशन भी मैंने लिखी है यहाँ पे, जो कि आप फर्दर अपने रिवीजन पर्पज के लिए यूज कर सकते हो। यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 186 में दिया है कि कैविटेशन पैरामीटर ऑप्शंस में दिए हैं, इनमें से कौन सा है। पिछले क्वेश्चन में हमने कैविटेशन को समझा। कैविटेशन के दो इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं, एक तो आप वेलोसिटी हेड को इतना ज्यादा बढ़ा दो कि उसके कारण आपका प्रेशर हेड कम होकर वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, या और किसी रीजन से आपका प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है और वो वेपर प्रेशर के इक्वल हो रहा है, तो कैविटेशन हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर कितना हम सेफ है, कितना हम दूर है कैविटेशन होने के चांसेस से, इसको हम कैलकुलेट करने के लिए ये एक स्टैंडर्ड दिया गया है पैरामीटर। पी यहाँ पर जो एब्सोल्यूट प्रेशर है किसी भी पॉइंट पे वो है, पीवी वहां पर जो वेपर प्रेशर है वो है। अब मेरा पी अगर बहुत ही ज्यादा होगा पीवी से, तो उस केस में मेरे सिग्मा की वैल्यू ज्यादा आएगी। सिग्मा की वैल्यू जितना ज्यादा आ रही है मतलब वेपोराइजेशन के, कैविटेशन के चांसेस उतने ही कम है। बट हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा कि इसके साथ साथ वेलोसिटी हेड भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रेशर हेड के साथ में, तो हमने इसको भी कंट्रीब्यूट कर लिया। ये जो 0.5 रो वी स्क्वायर आया ये बेसिकली वेलोसिटी हेड के कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है। वी स्क्वायर अपॉन 2g होता है, ये हमारा हेड होता है, जो एनर्जी होता है पर यूनिट वेट। तो इसको अगर हम W से रो जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, 0.5 लिख दूंगी मैं 1/2 को, वी स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पर एक ये रो आ जाएगा 0.5 वी स्क्वायर, और नीचे 2 आएगा नहीं ना, फिर ऊपर हमने 0.5 लिख दिया है। तो मैंने इसको भी इनकॉर्पोरेट कर लिया साथ में। तो इससे भी मुझे पता चल रहा है कि जैसे जैसे मेरे नीचे वाली टर्म की वैल्यू बढ़ेगी मेरा सिग्मा की वैल्यू घटेगी, यानी मैं कैविटेशन की तरफ जा रही हूँ, धीरे धीरे रिस्क बढ़ रहा है कैविटेशन का। वहीं पे अगर मैं जो डिनोमिनेटर में ये वाली जो टर्म आ रही है अगर इसकी वैल्यू को घटाऊंगी तो सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी, यानी आप उतने ही ज्यादा सेफ साइड में जा रहे हो। तो क्वेश्चन में आपसे जस्ट फॉर्मूला पूछा है, तो P माइनस पीवी अपॉन 0.5 वी स्क्वायर। क्वेश्चन 187 है इम्पल्स टरबाइन के रिगार्डिंग। तो इम्पल्स टरबाइन से पहले हम थोड़ा सा एक बार ब्रीफ सा समझ लेते हैं कि क्या क्या होता है, टरबाइन का पर्पज क्या होता है, क्या वर्क करता है, और क्या टाइप्स हैं बेसिकली। तो टरबाइन का बेसिकली काम क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम हाइड्रो पावर प्लांट में इसका यूज करते हैं। टरबाइन होता है, इसमें इस तरीके से एक रनर होता है और उसके चारों तरफ यहाँ पे बाहर को इस तरीके से ब्लेड्स लगे रहते हैं। ये टरबाइन घूमेगा,
टरबाइन घूमेगा तो ये रनर घूमेगा, रनर के अंदर ये रनर है बेसिकली शाफ्ट से कनेक्टेड है, रनर घूमेगा तो शाफ्ट भी घूमेगी, शाफ्ट घूमेगी तो शाफ्ट का दूसरा एंड होता है वो जनरेटर से कनेक्टेड होता है, वो घूमेगा और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो ये टरबाइन का पर्पज है। क्या करते हैं हम टरबाइन में से, हमारे पास वाटर स्टोर किया हुआ है, जैसे कि हाइड्रो पावर प्लांट की ही हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे काफी सारा हमारे पास पानी है रिजर्वोयर में और हाई हेड पे है वो, तो हम जो भी वाटर आ रहा है उसको इसके थ्रू पास करा के इसको घुमाते हैं। अब दो तरीके हो सकते हैं इसके, एक तो होता है कि हम इस तरीके से पेन स्ट्रोक से वाटर को पास कराए और उसके सामने एक नोजल लगा दिया, और अब जो भी वाटर पास हो रहा है वो इस तरीके से एक जेट की फॉर्म में जा रहा है यहाँ से, और वो जाके जो टरबाइन है उसकी ब्लेड्स को, जो उसकी वेन्स है उन पे टकरा रहा है और वो टरबाइन है वो घूम रहा है। दूसरा ये हो सकता है कि इसको हम एक क्लोज्ड केसिंग में बंद कर दें और उसके बाद पूरा का पूरा वाटर जो अंदर आ रहा है वो इसके इस तरीके से अंदर घूमेगा। अब यहाँ पे इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पर कंडीशन होती है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा बेसिकली, कि एक क्लोज्ड आपका केसिंग है जिसका पर्पज सिर्फ इतना सा है कि पानी बाहर उछले ना, वो टरबाइन के बाहर लगा होगा। मैं आपको एक थोड़ा सा वीडियो भी दिखाऊंगी शॉर्ट सा, ताकि आपको और क्लैरिटी आए। और उसके बाद एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में वो जेट जाके वहां पे टकराता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम वेलोसिटी को बढ़ा देते हैं, हमने ये क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस किया इसके कारण। हम कहते हैं कि पूरी की पूरी जो एनर्जी थी हमने उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जेट जाके टकराता रहा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में टकरा रहा है, तो वहां पर जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा। बट जो भी था वो उसको हमने पूरा का पूरा प्रेशर हेड को काइनेटिक हेड में कन्वर्ट कर लिया है। अब एनर्जी है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है। दूसरा जैसे कि कैप्लन, ये वाला होता है आपका पेल्टन व्हील टरबाइन, और ये वाला होता है कैप्लन टरबाइन। कैप्लन टरबाइन में क्या होता है, क्लोज्ड केसिंग होती है, ये क्लोज्ड होती है पूरा एयर टाइट। उसके बाद इसमें हम वाटर को पास कराते हैं, वाटर को पास कराते हैं तो वाटर है वो इसमें इस तरीके से घूमेगा। तो इसमें आपका क्या होता है, प्रेशर हेड भी होगा और काइनेटिक हेड भी होगा। वाटर की कुछ वेलोसिटी है उसके कारण भी कुछ एनर्जी है और उसमें कुछ प्रेशर भी है, क्योंकि अब क्लोज्ड में है, अब क्लोज्ड केसिंग के अंदर से पानी फ्लो हो रहा है, तो ऑब्वियसली वहां पे प्रेशर होगा जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा अगर कमिंग वाटर का प्रेशर हाई है तो। अब ये दो टाइप के टरबाइन हो गए। अब इनमें घुमा फिरा के काफी बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और यहाँ पर इनके साथ में मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाह रही हूँ, ट्रिक है जस्ट याद रखने की। यहाँ पर हम वाटर को पास करा रहे हैं जेट की फॉर्म में, एक जेट की फॉर्म में हम वाटर को पास करा रहे हैं। यहाँ पर आपको मतलब बहुत ज्यादा पानी आपको नहीं चाहिए, क्यू कम होगा तो भी चलेगा, बट हेड हाई होना चाहिए। वहीं पे कैप्लन टरबाइन के केस में आपका क्यू है, मतलब कैप्लन टरबाइन को तब प्रेफर करते हैं जब क्यू ज्यादा हो और हमारा हेड कम हो। हेड ज्यादा है तो हम जेट की फॉर्म में कन्वर्ट करके पेल्टन व्हील में उसको यूज कर लेंगे, और हेड कम है तो यहाँ पे कैप्लन में उसका यूज कर लेंगे। ये एक बेसिक सा डिफरेंस है दोनों टरबाइंस का, और ट्रिक भी मैंने बता दिया आपको याद रखने की। तो यहाँ पे ये मैंने एक लैब का फोटो ऐड किया है पेल्टन व्हील टरबाइन का। यहाँ से जेट जाएगा बेसिकली, जाके यहाँ पे टकराएगा, यहाँ पे टकराएगा तो ये जो है स्पून जैसा इनका ये यहाँ से शेप होता है, ये कनेक्टेड होती हैं इस तरीके से टरबाइन के साथ में। इसमें ये वाला जो पार्ट है ये साफ्ट है, और इसका बाहर ये वाला जो है इसको बोला जाता है रनर, और ये बाहर जो लगी है इनको वेन्स भी बोला जाता है और इसके साथ में ब्लेड्स भी बोला जाता है। तो ये कौन सा आपका पेल्टन व्हील। अब मैं बार बार एक चीज आपको पॉइंट आउट कर रही हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर अंदर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ये केसिंग कोई भी प्रेशर मेंटेन नहीं कर रही है, केसिंग सिर्फ इसलिए है कि पानी उछल के बाहर ना गिरे। अब एक शॉर्ट सा मैं वीडियो भी आपको शो करती हूँ। अब यहाँ पर जैसे जैसे वाटर स्ट्राइक कर रहा है, बकेट्स घूम रही है, वीडियो थोड़ा स्लो मोशन में किया हुआ है तो आपको धीरे रुक रुक के घूमते हुए दिख रही होंगी, बट बेसिकली कंटिन्यूसली घूमता रहे। अब यहाँ पर इम्पल्स टरबाइन का आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन ए क्या कहता है, ऑलवेज ऑपरेट्स सबमर्ज। तो सबमर्ज कंडीशन में नहीं होता है, ये ऊपर हवा में है पूरा और बाहर इसकी केसिंग लगी हुई है, पूरा प्रेशर की कंडीशन है वो एटमॉस्फेरिक है, वो सबमर्ज नहीं है। मेक्स यूज ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब, तो ड्राफ्ट ट्यूब है ये बेसिकली फ्रांसिस और कैप्लन टरबाइन में यूज होती है, तो ये भी नहीं होगा। ऑपरेट्स बाय इनिशियल कंप्लीट कन्वर्जन टू काइनेटिक एनर्जी, ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डी में दिया कन्वर्ट्स प्रेशर हेड इनटू वेलोसिटी हेड थ्रू आउट द वेन्स। तो प्रेशर हेड को हम वेलोसिटी हेड में कन्वर्ट करते हैं, बट इट अकर्स ड्यू टू दैट नोजल। ये पेन स्ट्रोक है, इसके सामने हमने ये जो नोजल लगा है, नोजल का ये काम होता है कि प्रेशर हेड को ये काइनेटिक हेड में कन्वर्ट कर देता है। तो सी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 188 में दिया है कि वाटर टरबाइन है, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक स्पीड में अरेंज करना है। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल शो करी हुई है, और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरी याद होनी चाहिए, बहुत फ्रीक्वेंटली इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमें स्पेसिफिक स्पीड के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो सबसे पहले तो देखते हैं स्पेसिफिक स्पीड क्या होता है टरबाइन की। ये एक डायमेंशनलेस पैरामीटर है,
जिसको हम इस तरीके से तो डिफाइन करते हैं, तो ये फॉर्मूला भी आपसे पूछा जाता है। और इसी के साथ में बेसिक डेफिनेशन क्या है कि कोई जैसे पर्टिकुलर आपके पास टरबाइन है, आपको उसकी स्पेसिफिक स्पीड चाहिए, तो स्पेसिफिक स्पीड उस टरबाइन की स्पीड होगी जो कि ज्योमेट्रिकली आपके टरबाइन के सिमिलर है। और उसमें अगर हम यूनिट हेड प्रोवाइड करें तो उस केस में उसमें जो डिस्चार्ज प्रोड्यूस होगा वो यूनिट होगा। मतलब हेड 1 मीटर अगर उस पर एक्ट कर रहा है टरबाइन पे, तो वो जो पावर जनरेट करेगा वो 1 किलोवाट पावर जनरेट करेगा। इस टाइप का ज्योमेट्रिकली सिमिलर ट्राइंगल होगा, उसकी जो स्पीड होगी उसको हम स्पेसिफिक स्पीड बोलेंगे। मैथमेटिकली हमको इसको इस तरीके से लिखते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या क्या है यहाँ पे, एक तो पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया कि हाई हेड लो फ्लो के लिए आपका पेल्टन टरबाइन है वो बेस्ट रहेगा। यहाँ पे जस्ट आपको जेट की फॉर्म में वाटर को वेंस में टकराना है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम अगर ना हो तो भी इफेक्टिव रहेगा। कैप्लन और प्रोपेलर है, ये इसका उल्टा है, लो हेड और हाई फ्लो, मतलब क्यू की वैल्यू ज्यादा है और हेड की वैल्यू कम है, तो कैप्लन या इसी को प्रोपेलर टरबाइन भी बोला जाता है, ये बेस्ट रहेंगे। फ्रांसिस है, इसी को रिएक्शन टरबाइन या मिक्स्ड फ्लो टरबाइन भी बोला जाता है। तो ये है, ये इन दोनों के बीच में लाई करता है। इस तरीके से होगा, पेल्टन है, फिर पेल्टन का फ्रांसिस हुआ और फिर कैप्लन हो गया। मैं तो ऐसे हिंट से याद रखती थी इसको कि पी है, तो इसको थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करके मैंने बीच में यहाँ से हटाया, इस लाइन को यहाँ से हटाया तो एफ बन गया, और फर्दर और मॉडिफाई किया तो के बन गया। तो पी के जस्ट बाद एफ आएगा, फिर क्या आएगा। उसके बाद हेड की रेंज भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऑब्वियसली हाई वाली पेल्टन के लिए होंगी और कम वाली कैप्लन के लिए होंगी, बट ये वैल्यूज भी आपको याद होनी चाहिए। इसी के साथ में ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। पेल्टन व्हील की स्पेसिफिक स्पीड कम होती है, फ्रांसिस की उससे ज्यादा होती है और कैप्लन की उससे ज्यादा होती है बेसिकली ऑर्डर में। स्पेसिफिक स्पीड की बात करें तो इंक्रीजिंग है, हेड की बात करें तो स्पेसिफिक स्पीड की बात करें तो इंक्रीजिंग है, हेड की बात करें तो डिक्रीजिंग है, और ये तो हमने कर ही लिया डिस्कस। तो यहाँ पर आपको जस्ट अरेंज करना है, तो सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा स्पेसिफिक स्पीड किसकी है, इसकी है, कैप्लन की। तो उसके बाद कैप्लन हो जाएगा सबसे पहले, फिर फ्रांसिस हो जाएगा और फिर पेल्टन हो जाएगा। बट यहाँ पे इन्होंने इस फॉर्म में नहीं पूछा है, तो ये फ्रांसिस कैप्लन ये तो जिन साइंटिस्ट ने इनको बनाया उसके नाम, मतलब उनके अकॉर्डिंग नाम दिए गए हैं। कंसेप्चुअली इनको देखा जाए तो कैप्लन को हम इम्पल्स बोलते हैं और इन दोनों को रिएक्शंस बोलते हैं, और इट्स बेसिकली कैप्लन है, इसको प्रोपेलर टरबाइन भी बोला जाता है। तो सबसे पहले आपका प्रोपेलर आएगा, फिर रिएक्शन आएगा, फिर इम्पल्स आएगा, ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 189 में दिया है कि रेटेड कैपेसिटी 44 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है कोई, वो डेवलप कर रहा है 36 मीटर का हेड, ऑपरेट हो रहा है 1450 आरपीएम पे, तो स्पेसिफिक स्पीड क्या होगी। तो पिछले क्वेश्चन में हमने टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला देखा था, ये वाला फॉर्मूला होता है पंप की स्पेसिफिक स्पीड का। इसमें बेसिकली पिछले वाले जो फॉर्मूला था इसमें रूट पी अपॉन एच रेज टू पावर 5/4 आ रहा था, वहीं पे इस बार वाला फॉर्मूला है, इसमें रूट क्यू, पी की जगह क्यू आ रहा है, और एच रेज टू पावर उधर 5/4 था, यहाँ 3/4 है। उसके बाद यहाँ पे जस्ट वैल्यूज रखनी है। इस टाइप के क्वेश्चंस में दिक्कत एक ही जगह होती है, कैलकुलेशन की, अदरवाइज काफी इजी है, बट यहाँ पे आप थोड़ा अप्रोक्सीमेशन की हेल्प ले सकते हो, क्योंकि ऑप्शन है वो काफी दूर दूर हैं, और आप इसको अगर सोल्व करोगे तो आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। 1450 ऑपरेटिंग, ये जो एन है वो है, क्यू 44 है और हेड आपका 36 है। यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि 36 का आप करोगे रेज टू पावर 1/2 करो तो 6 आएगा, तो 6 रेज टू पावर 3/2, बट काफी बार ये 2 की फॉर्म में हो जाता है, जैसे 2 रेज टू पावर 4 आ गया, तो उसका फिर आप 3/4 करोगे तो इजीली कर सकते हो। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 190 में दिया है कि फ्रांसिस टरबाइन है, हेड 25 मीटर है, प्रोड्यूस कर रहा है पावर 2000 किलोवाट, स्पीड 250 आरपीएम है, तो स्पेसिफिक स्पीड क्या होगी। तो अगेन यहाँ पे ये जस्ट फॉर्मूला जो होता है एनएस का वो आपको लगाना है। पी की वैल्यू है 2000, पी आपको डायरेक्टली किलोवाट में रखना है, यहाँ पे एन है उसको आरपीएम में रखोगे, तो आरपीएम में 250 है और हेड आपका 25 है। तो हेड को इस तरीके से आप सोल्व करोगे तो 5/4 25 रेज टू पावर 1.5, 25 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 25 इंटू 25.25, तो इसको आप 1/4 लिख सकते हो। तो इस तरीके से कैलकुलेशन ही है यहाँ पर भी मेनली, जो कि आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दे सकता है, बाकी क्वेश्चन काफ़ी इजी है। इसको थोड़ा सा अगर हम देखें तो आप इस तरीके से कुछ सोल्व कर सकते हो कि इसको 5 का स्क्वायर लिख दिया और इसकी पावर है यहाँ पे 1/4, यानी 25 इंटू √5 आ गया। अब √5, √3, √2 की वैल्यूज मैं तो एडवाइज करूँ कि आप याद भी रख लो, नहीं है तो फिर आप थोड़ा सा वो कर सकते हो कि 2 से थोड़ा सा ग्रेटर होगा।
क्वेश्चन नंबर 191 में दिया है कि दो ज्योमेट्रिकली सिमिलर यूनिट्स हैं, वो हेमोलॉगस कब होंगी। तो हेमोलॉगस को बेसिकली आप सिमिलर से समझ सकते हो, दो से ऐसी यूनिट्स जो कि काइनेमेटिकली सिमिलर है, जो कि ज्योमेट्रिकली सिमिलर है और जो डायनेमिकली सिमिलर है, तीनों सिमिलरिटी जिसमें होगी उसको हेमोलॉगस बोलेंगे। तो ज्योमेट्रिकली के तो क्वेश्चन में दे दिया है। इसके अलावा ऑप्शंस में दिया है सेम रेनॉल्ड्स नंबर, सेम फ्राउड नंबर, सेम एफिशिएंसी और सिमिलर स्ट्रीमलाइंस। तो स्ट्रीमलाइंस बेसिकली आपके फ्लो पैटर्न को रिप्रेजेंट करती हैं। सिमिलर स्ट्रीमलाइंस यानी फ्लो पैटर्न सेम है, आपका जो वेलोसिटी है, आपका जो एक्सेलरेशन है, वो दोनों यूनिट्स में सेम होगा अगर स्ट्रीमलाइंस दोनों की सेम है तो। वेलोसिटी सेम है तो मैं ये कह सकती हूँ कि वो काइनेमेटिक सिमिलर होंगे। काइनेमेटिक सिमिलरिटी होगी दोनों यूनिट्स में अगर फ्लो लाइंस सेम है, उनकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन वगैरह सेम है। अब काइनेमेटिक सिमिलर तभी होंगी जब वो डायनेमिकली भी सिमिलर हो। ऐसा क्यों? किसी पॉइंट में मैं बोल रही हूँ कि एक्सेलरेशन ए एक्ट कर रहा है दोनों यूनिट्स में, तो ऑब्वियसली वहां पे फोर्सेस भी तो सेम ही होंगे। तो होता ये इनडायरेक्टली है, बेसिकली डायनेमिक सिमिलरिटी होती है, काइनेमेटिक सिमिलरिटी होती है। डायनेमिक सिमिलरिटी होती है, ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी होती है, काइनेमेटिक सिमिलरिटी भी होती है, और इसके कारण होमोलोगस है। और उनकी स्ट्रीमलाइंस आप प्लॉट करोगे तो वो सेम आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि वो डायनेमिकली सिमिलर है। बट क्वेश्चन में थोड़ा घुमा के पूछा गया, इन्होंने उल्टा दे दिया कि स्ट्रीमलाइन सेम है तो ऑब्वियसली तभी होगा सेम जब आपका वो काइनेमेटिकली, डायनेमिकली और ज्योमेट्रिकली सिमिलर है, यानी वो होमोलोगस है। रेनॉल्ड्स नंबर और सेम फ्राउड नंबर की कंडीशन दी है, बट ये सफिशिएंट नहीं है होमोलोगस होने के लिए। सबसे पहले तो कि किस टाइप का वो मतलब यूनिट है, आपका शिप है या किसी और टाइप की फ्लूइड प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि किसकी हमें सिमिलरिटी देखनी है, किसका हमें नंबर है वो सेम रखना है। बट सिमिलर स्ट्रीमलाइंस है, इसमें सारा का सारा आ जाता है। कोई भी टाइप की फ्लूइड प्रॉब्लम हो, कोई भी केस हो, अगर सिमिलर स्ट्रीमलाइंस है तो हमेशा हमेशा वो काइनेमेटिकली सिमिलर होंगी, क्योंकि वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम होगा, और एक्सेलरेशन अगर सेम है तो ऑब्वियसली वो डायनेमिकली भी सिमिलर होंगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 192 है, इसमें दिया एक रिएक्शन टाइप टरबाइन है, डिस्चार्ज 10 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड है, हेड 8 मीटर है, ओवरऑल एफिशिएंसी 85% है, तो पावर डेवलप्ड क्या होगी। तो सबसे पहले तो पावर अवेलेबल क्या है? पावर अवेलेबल होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन को आप एनर्जी की फॉर्म में लिख सकते हो। बेसिकली वर्क आप करते हो तो एनर्जी में चेंजेस होते हैं, तो एनर्जी में जो चेंजेस हो रहे हैं पर यूनिट टाइम, उसको हम वर्क डन पर यूनिट टाइम बोल सकते हैं। एनर्जी और वर्क सिमिलर है। अब एनर्जी को मैं तो यहाँ पर आपको कहूंगी कि आप ये वाला जो आपका फिजिक्स का 11th वाला फॉर्मूला था उसी से याद रख लो। एम की जगह क्या करेंगे हम, वर्क डन पर यूनिट टाइम हमें पावर निकालना है, तो हम पर यूनिट कितना मास ट्रांसफर हो रहा है वो ले लेंगे। अगर रो मास डेंसिटी है तो पर यूनिट कितना मास ट्रांसफर हो रहा है, रो इंटू क्यू, क्योंकि रो आपका होगा केजी पर मीटर क्यूब में और क्यू होगा मीटर क्यूब पर सेकंड में। तो यहाँ पर मास फ्लो रेट आ जाएगी आपकी केजी पर सेकंड में। तो एम की जगह आपका ये आ गया, जी की जगह आपका जी आ जाएगा, और एच हेड की जगह आपका हेड आ जाएगा। अब क्वेश्चन में जो डेटा दिया है उसको रख दीजिए ताकि आपको अवेलेबल पावर है वो आ जाएगी। जो वाटर स्टोर है 10 मीटर क्यूब पर सेकंड का डिस्चार्ज है, हेड है 8 मीटर। तो यहाँ पे रो की वैल्यू आप रख दोगे, रो की वैल्यू आप रख दोगे 1000, 9.81 इंटू 10 इंटू 8, तो ये आ जाएगा 784800 वाट। किलोवाट में 785 किलोवाट आ जाएगा। बट एफिशिएंसी आपकी 85% ही है, यानी इसका 85% ही आप पावर जनरेट कर पाओगे, तो इसलिए इसको आप 0.85 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 0.85 से मल्टीप्लाई करोगे तो 67 किलोवाट, यानी आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। तो बेसिकली रो क्यू जी एच है, रो क्यू जी एच वो पावर अवेलेबल है, वो पावर जनरेट हो रही है, वो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 193 में दिया है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दिए हैं इनके रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन से इनकरेक्ट है। ए में दिया है कि इम्पल्स टरबाइन आइडियल है हाई हेड डेवलपमेंट के लिए। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया है कि इम्पल्स टरबाइन आपका इफेक्टिव होगा अगर आपकी क्यू की वैल्यू कम है और हेड की वैल्यू बहुत हाई है, तो ऐसे में हम इम्पल्स टरबाइन को यूज करते हैं। और इसको इम्पल्स टरबाइन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें एक इम्पल्सिव फोर्स लगता है। जब जेड जाके टकराता है वेंट्स पे, ब्लेड्स पे, तो इम्पल्सिव फोर्स एक्ट करता है जिसके कारण आपका टरबाइन घूमता है। तो ये आपका करेक्ट हो गया। सेकंड में दिया है स्पीड रेशियो है रिएक्शन टरबाइन का, वो इस रेंज में है, तो हम स्पीड रेशियो क्या होता है हम ये भी देख लेंगे। थर्ड में दिया है स्पेसिफिक स्पीड ऑफ कैप्लन टरबाइन है, वो इस रेंज में है। तो पहली बात तो इन्होंने क्वेश्चन में मिस्टेक कर दिया, स्पेसिफिक स्पीड लिखा है और लिखा है यहाँ पे हेड। तो सबसे पहली बात तो स्पेसिफिक स्पीड होगी वो आरपीएम में होगी। तो यहाँ पर वैल्यूज आपको नहीं भी पता है तो आपको ये पता होगा कि ऑप्शन थर्ड तो करेक्ट नहीं हो सकता, थर्ड करेक्ट नहीं हो सकता, यानी ये दो तो करेक्ट नहीं हो सकते। अब इन दो में से कोई सा करेक्ट होगा।
तो हम देखते हैं कि स्पीड रेशियो क्या होता है। सो स्पीड रेशियो होता क्या है, टरबाइन में स्पीड रेशियो है, ये रेशियो होता है दो डिफरेंट स्पीड का। एक स्पीड हम लेते हैं ब्लेड जो वेन्स है उनकी स्पीड डिवाइडेड बाय जो स्ट्रीम वेलोसिटी है इनलेट पे, वो इन दोनों का रेशियो होता है, इसको स्पीड रेशियो बोला जाता है। और अगर एज हेड पे वाटर स्टोर किया हुआ है रिजर्वोयर में एज हेड है, तो उस केस में हमारा जो इनलेट पे वेलोसिटी होगी थ्योरेटिकल वेलोसिटी √2gh होगी और एक्चुअल वेलोसिटी दिस मल्टीप्लाई बाय cv होगी। तो इनलेट पे वेलोसिटी जो स्ट्रीम की हो गई वो cv इंटू √2gh हो गई। वहीं पे u क्या है, u को समझने के लिए एक हम पेल्टन व्हील का डायग्राम देखते हैं। ये पेल्टन व्हील का डायग्राम है, हमें पता है कि u इज इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू आर। अब रनर का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट रहेगा, बट अगर मैं 2-3 पॉइंट लूं वेन पे, क्योंकि मुझे वेन की वेलोसिटी निकालनी है, एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, तो हर एक पॉइंट के लिए आर की वैल्यू डिफरेंट होगी, आर की वैल्यू डिफरेंट होगी, तो मेरी वेलोसिटी अलग अलग आएगी। तो मैं कौन सी वेलोसिटी लूँ अब रेशियो निकालने के लिए? तो इसके लिए जो वेन्स है उनके मिड पॉइंट पे एक इस तरीके से सर्कल बनाया जाता है जिसको पिच सर्कल बोला जाता है। और इस सर्किल के लिए जो आर है या इस सर्किल का जो डायमीटर है वो हम यहाँ पर कैलकुलेशंस में लेंगे। अब अगर n आरपीएम की स्पीड से घूम रहा है, मतलब n रिवोल्यूशंस पर मिनट कर रहा है, तो इसका ओमेगा हो जाएगा, एक रिवोल्यूशन में कितना एंगुलर मूवमेंट होगा 2 पाई, n में कितना होगा जाएगा 2 पाई इंटू एन, बट ये मिनट में है तो मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इतना रेडियन से जो रनर है जो वेन्स है वो घूम रही है 1 मिनट में, तो एक सेकंड में कितने से घूमेंगी डिवाइडेड बाय 60। और के यू से हम इसको डिनोट करते हैं u अपॉन 2√2gh, cv इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। और पेल्टन व्हील के लिए इसकी वैल्यू 0.43 से 0.47 तक होती है। पेल्टन व्हील के लिए बेसिकली हम एक एफिशिएंसी का फंक्शन लिखते हैं और हम उसको मतलब उसकी मैक्सिमाइज करते हैं कि क्या हम रेशियो रखें यू और वी का कि हमारी जो एफिशिएंसी वो मैक्सिमम हो, तो ये 0.5 के अराउंड आता है। और जिसमें हम सीवी को भी कंसिडर करेंगे तो ये 0.43 से 0.47 के बीच आएगा। वहीं पे रिएक्शन टरबाइन के लिए ये वैल्यू 0.6 से 0.9 होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, यानी आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 194 में दिया है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दिए हैं इनमें से कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट में दिया है रेसिप्रोकेटिंग पंप है, इसमें प्राइमिंग रिक्वायर्ड नहीं होती। तो एक तो 10 मिनट का वीडियो में मैंने वर्किंग बेसिकली समझाई हुई है बहुत अच्छे से रेसिप्रोकेटिंग और सेंट्रीफ्यूगल पंप की। उस वीडियो का लिंक ऊपर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आई बटन में भी डाल दूंगी, तो आप वहां से उसको एक्सेस कर सकते हो थोड़ा और डिटेल में समझना हो तो। शॉर्ट में अगर हम समझे प्राइमिंग क्या होता है, तो ये जैसे कि आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप है, इसमें अगर वाटर की जगह एयर आ गई है, आपने घर पे काफी बार सुना होगा कि खाली चल गया पंप और पंप ने हवा ले ली तो पानी नहीं उठा पा रहा टंकी से, तो इसमें होता है एयर। अगर इनकेस आ गया है इसमें अगर एयर, तो उस केस में यहाँ पर जो नेगेटिव हेड जनरेट हो रहा है, जो बन रहा है नेगेटिव हेड, वो काफी कम होगा। बेसिकली इस तरीके से होता है कि यहाँ पे आपका पंप है और नीचे ये टैंक है जिसमें से पानी उठा रहा है, इसको आई थिंक सम्प टैंक बोला जाता है। और उसके बाद ये इस तरीके से उसको ऊपर डिलीवर कर रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ पे 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक उठा पाना पॉसिबल हो पाता है सक्शन हेड के कारण। और सक्शन हेड है उसका एस का फॉर्मूला तो कांस्टेंट है बेसिकली, ये रो पे डिपेंड नहीं करता है, बट हमें पता है कि P इज इक्वल टू ρgh होता है। तो अगर यहाँ पे एयर है पंप के अंदर और वो एयर को बाहर फेंक रहा है, इस तरीके से एयर को ऊपर भेज रहा है, तो उस केस में एस तो सेम होगा वाटर और एयर के केस में, बट रो की वैल्यू एयर की कम हो जाएगी, तो प्रेशर कम होगा। जो नेगेटिव प्रेशर, जो सक्शन प्रेशर वहां पे क्रिएट हो रहा है वो कम होगा, तो वो फ्लूइड को, जो वाटर को यहाँ से लिफ्ट करने के लिए कैपेबल नहीं होगा। वहीं पे रो की जगह अगर वाटर होगा तो उस केस में पी की वैल्यू ऑब्वियसली ज्यादा होगी क्योंकि रो की वैल्यू ज्यादा है, और इसके कारण ये उठा पाएगा यहाँ से जो पानी को इसको ऊपर तक उठाना है, ये सक्शन हेड के कारण पॉसिबल हो पाता है, तो ये उसको उठा पाएगा ऊपर। अब प्राइमिंग क्या है, पंप में अगर हवा भर गई है तो उस केस में हम पंप को पानी से फिल करेंगे और उसके बाद उसकी फंक्शनिंग होगी अगर, तो पानी अगर यहाँ से ऊपर पहुंचेगा तो यहाँ पर जो प्रेशर जनरेट होगा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो इस प्रोसेस को प्राइमिंग बोला जाता है कि एयर घुस गई है, एयर को ऊपर जो डिलीवर करने के कारण, ऊपर पहुंचाने के कारण जो नेगेटिव हेड बन रहा है उसके मैग्नीट्यूड कम है, हमें ज्यादा मैग्नीट्यूड चाहिए पानी को यहाँ से उठाने के लिए, तो हम पानी फिल करके अगर इसको रन कराएंगे तो जो प्रेशर क्रिएट होगा वो सफिशिएंट होगा टू लिफ्ट द वाटर फ्रॉम सम टैंक टू द पंप। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप में ऐसी कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेकंड में दिया है सेंट्रीफ्यूगल पंप कैन रन एट हाई स्पीड, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप की स्पीड है वो हाई होती है कंपेयर टू रेसिप्रोकेटिंग पंप। सेकंड यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, सेकंड करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन।
थर्ड में दी है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप है हैज हाई मेंटेनेंस। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप है कंपेयर टू रेसिप्रोकेटिंग पंप, इसमें लेस नंबर ऑफ मूविंग पार्ट्स होते हैं और इसमें वियर एंड टियर काफी कम होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी काफी कम होती है। रेसिप्रोकेटिंग पंप में पिस्टन, आपका वाल्व वगैरह काफी सारे ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिनमें की वियर एंड टियर होता है बहुत ज्यादा, तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन ही आपके करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 195 में दिया है कि पंप है उनको स्पेसिफिक स्पीड के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करना है तो क्या सीक्वेंस होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर रेडियल फ्लोट जो टरबाइन है उनमें स्लो स्पीड में ये होता है स्पेसिफिक स्पीड, मीडियम में ये होता है और हाई स्पीड में ये होता है। हालांकि आप कंबाइंडली भी इनको याद रख लोगे तो चलेगा। मिक्स्ड फ्लो और स्क्रू टाइप होती है उसमें ये होता है स्पेसिफिक स्पीड, वहीं पे एक्सियल फ्लो और प्रोपेलर टाइप है उनकी स्पेसिफिक स्पीड होती है सबसे ज्यादा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो जो एक्सियल फ्लो और प्रोपेलर वाला सबसे लास्ट में आएगा, फिर बीच में मिक्स्ड फ्लो आएगा और इनिशियली आएगा सेंट्रीफ्यूगल पंप, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल पंप है ये एक रेडियल फ्लो है पंप है, रेडियस की डायरेक्शन में इसमें फ्लो होता है। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 196 में पूछा है कि टरबाइन है उसकी स्पेसिफिक स्पीड कैसे डिफाइंड है। तो स्पेसिफिक स्पीड होती है कि आपका एक्चुअल जो टरबाइन है उसी के ज्योमेट्रिकली सिमिलर दूसरा टरबाइन है, जिसमें अगर आप यूनिट हेड एक्ट कराते हो तो उस केस में जो पावर प्रोड्यूस होगी वो यूनिट पावर होगी। अगर ऐसा यूनिट आप ले रहे हो तो 1 मीटर हेड एक्ट करा रहे हो तो 1 किलोवाट की यहाँ पर आपकी पावर है वो जनरेट होगी। इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है NS इज इक्वल टू एन रूट पी एच रेज टू पावर पाई बाई 4, और यहाँ पर एन है वो स्पीड है टरबाइन का जो एक्चुअल टरबाइन है उसकी, पी है वो पावर डेवलप्ड है उसका, और एच है उस पर जो हेड एक्ट कर रहा है वो। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन सी होगा, प्रोड्यूसेस यूनिट पावर फॉर यूनिट हेड। क्वेश्चन नंबर 197 में दिया है कि वाटर एंटर कर रहा है एक टरबाइन में स्टेडीली 100 लीटर पर सेकंड की रेट से, प्रेशर है उसका 3 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है इनफ्लो पे, वहीं पे वाटर जब लीव कर रहा है आउटफ्लो पे जो प्रेशर है वो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, वेलोसिटी है वो 50 मीटर पर सेकंड है। अब कोई भी लॉसेज अगर अकर नहीं हो रहे हैं तो पावर प्रोड्यूस्ड क्या होगी। तो यहाँ पर एनर्जी का इनफ्लो है और एनर्जी का आउटफ्लो है। पर यूनिट टाइम जो एनर्जी का इनफ्लो और आउटफ्लो का जो डिफरेंस है वो बेसिकली जो एनर्जी है जो कि वर्क की फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, जो कि बेसिकली शाफ्ट को घुमाने में यूज हुई है और जो एज ए मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई है। तो यहाँ पर जस्ट सिंपली हम इनफ्लो और आउटफ्लो में जो एनर्जीज है उनका डिफरेंस निकाल लेंगे, पर यूनिट टाइम की जो एनर्जी है तो वो पावर होगा। तो रो क्यू ये आ जाएगा पर यूनिट जो मास ट्रांसफर हो रहा है, अंदर आ जाएगा आपका इनफ्लो माइनस आउटफ्लो का जो हेड है जो प्रेशर है डिवाइडेड बाई रो प्लस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2। तो बेसिकली ये जो इस तरीके से हम निकालते हैं वही वाली टर्म है, बस थोड़ा सा हमने इनको मॉडिफाई कर दिया है पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जस्ट आपको वैल्यूज रख देनी है। Q है ये 100 लीटर पर सेकंड है, हमें पता है कि 10⁻³ लीटर पर सेकंड होता है 1 मीटर क्यूब पर सेकंड में। तो हमें 100 लीटर पर सेकंड को मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो 0.5 आ जाएगा। रो इज इक्वल टू 1000 है, P1 इज इक्वल टू दिस है, P2 इज इक्वल टू दिस है, V1 और V2 की ये वैल्यूज है यहाँ पर। तो P के लिए अगर हम इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे तो पावर जो आएगी वो 395,000 वाट आएगी, किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो ऑप्शन सी 395 किलोवाट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 198 में दिया है कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन वैसे मैकेनिकल वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स के, सिविल में इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। जैसे कि इन्हीं में से एक क्वेश्चन CG जेई में आई थिंक 2016 में रिपीट हुआ है। आइसेंट्रोपिक वो प्रोसेस होते हैं जिनकी टोटल जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट रहती है, डेल्टा एस है वो जीरो होगा, कोई भी चेंजेस एंट्रोपी में नहीं होगा। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब जो प्रोसेस है वो सारे के सारे रिवर्सेबल हो और सिस्टम है वो एडियाबेटिक हो, कोई हीट ट्रांसफर ना हो। तो उसी कंडीशन में जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट रह पाएगी। एंट्रोपी को कुछ इस तरीके से रिलेट कर सकते हो कि ये वर्क करने की एक तरीके से एक कैपेसिटी है। अब फ्रिक्शन है वो इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है कि जैसे कोई ब्लॉक यहाँ पे रखा है, मैं यहाँ पे लेके गई, तो अब इसमें स्टेज ए में स्टेट में इसकी कुछ एनर्जीज होंगी, बी स्टेट में कुछ एनर्जीज होंगी। तो रिवर्सिबल वो प्रोसेस है कि मैं बी से वापस ए में लेके आऊं तो सेम टू सेम वापस वो इनिशियली अपनी जो पोजीशन थी, जो उसकी एनर्जीज थी वो सेम वैसे के वैसे रहे।
मतलब बी से वापस ए में आने में इनिशियली ए पे जिस कंडीशन में वो था उसी सेम कंडीशन में रहे। तो यहाँ पे फ्रिक्शन में क्या होता है कि जब मूवमेंट होता है तो फ्रिक्शन फोर्सेस लगते हैं और मैकेनिकल एनर्जी जो है वो सिस्टम में एज ए हीट एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम वापस रिस्टोर नहीं कर सकते। इसलिए फ्रिक्शन एक प्रोसेस है जो कि इरिवर्सिबल है। तो प्रोसेस आपका एडियाबेटिक होना चाहिए, कोई हीट ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए और फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन हुआ तो प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 में दी है कि यहाँ पर जो इक्वेशंस दी हैं इनमें रेलिंग लाइन जो है उनके रिगार्डिंग मतलब इसके लिए हम कौन सी इक्वेशंस को यूज करते हैं। तो रेलिंग लाइन्स है गैस डायनेमिक्स में यूज होता है। ये रिप्रेजेंट करती हैं कि कोई प्रोसेस को जो कि फ्रिक्शन लेस है, स्टेडी है और उसमें कंप्रेसिबल गैस है, उसका वन डायमेंशनल फ्लो हो रहा है। इसमें इस तरीके से ये इक्वेशन बनती है। P0 और T0 यहाँ पे स्टेग्नेशन की जो सिचुएशन होगी कि फ्लो रुक गया है बिल्कुल, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर और प्रेशर होंगे वो है। P और T है वो एक्चुअल जो प्रेशर और टेम्परेचर है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो है। M मैक नंबर है और गामा है वो रेशियो है स्पेसिफिक हीट्स का। तो इस इक्वेशन को हम डिराइव करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हेल्प से हम इसको डिराइव करते हैं, उन इक्वेशंस को हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास की जो इक्वेशन होती है वो कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है और मोमेंटम इक्वेशन को इसके साथ में हम यूज करते हैं। तो सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 200। यहाँ पर दो लिस्ट दी है और इनको मैच करना है। दिया गया है ये जो दोनों लिस्ट दी गई है आइसेंट्रोपिक फ्लो हो रहा है एयर का, उसके रिगार्डिंग है। तो पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा ऐसा कोई फ्लो, ऐसी कोई कंडीशन जहाँ पे कि जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट रहती है, उसको हम आइसेंट्रोपिक बोलते हैं। और एंट्रोपी कांस्टेंट तभी रहेगी जब एडियाबेटिक प्रोसेस है और रिवर्सिबल प्रोसेस है, जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व है वो। तो यहाँ पे डेल्टा एस है वो 0 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि एस कांस्टेंट है। इसी आइसेंट्रोपिक फ्लो में एक क्रिटिकल स्टेट अकर होता है जब मैक नंबर 1 के इक्वल हो जाए। उस केस में जो टेम्परेचर जो है उनका रेशियो है वो इस तरीके से डिफाइंड है और प्रेशर का रेशियो इस तरीके से और रो का रेशियो है वो इस तरीके से डिफाइंड है। अब यहाँ पर गामा है वो स्पेसिफिक हीट्स का रेशियो है, गामा की वैल्यू एयर के लिए 1.4 होगी, तो वो वैल्यू अगर आप इसमें पुट करोगे तो आपका यहाँ पे ये आ जाएगा टी स्टार अपॉन T0 की वैल्यू P स्टार अपॉन P0 की ये आएगी और रो स्टार अपॉन रो 0 की ये आएगी। तो ये वाली वैल्यूज आपको याद रखनी है और इन दोनों लिस्ट में मैच करानी है। अगेन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है सिविल इंजीनियर्स के लिए, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है कि ये फॉर्मूले वगैरह कहाँ से आए और कैसे हम इसको डिराइव कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।